हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सबके। स्वागत है आप सबका टी विद केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आओ दोस्त, आप सबने लास्ट टाइम में देखा होगा कि लास्ट वीडियो में मतलब देखा होगा आप लोगों ने कि मैंने जो है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाली थी इन वेरियस ऑर्बिट्स। ठीक है, तो वो लेक्चर तो आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर आप लोग वो लेक्चर नहीं देखे हो तो ऊपर जाओ आई बटन में, वहां पर लेक्चर शो कर रहा होगा, उसको पहले देख लो। ठीक है, ये चैनल ये जो चैप्टर है मैंने शुरू से पढ़ाया हुआ है, तो जाओ प्लेलिस्ट जो है चेकआउट कर लो। ठीक है, और स्टे ट्यून्ड रहो चैनल पे, क्योंकि अब आप लोग को वीडियो जो है लगातार मिलने वाली है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था लगातार आप लोग को वीडियो जो है वो मिलेगी। आइए चलिए, फिलहाल जो है आज मैं आप लोग के लिए एनर्जी के क्वेश्चंस लेके आया हुआ हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जो है पेन और कॉपी आप सभी लोग जो है निकाल लें और हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला सवाल आज का। चलिए दोस्तों, पहला सवाल है। पहला सवाल क्या बच्चों, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द रेडियस, देखिए कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोहर्स थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम। ये रहा आज का हमारा पहला सवाल, और ये काफी बेसिक सा सवाल है, जल्दी से इसको सॉल्व करें। आइए, तो मेरे ख्याल से ये सवाल आप लोग से हो गया होगा। तो चलिए इसके अब अगर मैं आप लोग को आंसर बताऊं तो कि हमें क्या करना, हमें बोहर थर्ड ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट करना है फॉर हाइड्रोजन एटम। आइए चलिए, अगर मैं जनरल इक्वेशन की बात करूं, जनरल इक्वेशन की अगर मैं बात करूं बोहर रेडियस के, तो आर एन बराबर होता है आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। ये होता है दोस्तों। आइए यहां पर अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं, तो हाइड्रोजन एटम लिखने से आप लोग को ये पता चल जाएगा कि जो जेड की वैल्यू है दैट इज 1। अब जेड की वैल्यू 1 है और बोहर्स थर्ड ऑर्बिट है, यानी एन की वैल्यू क्या बच्चों 3 है। ये चीज तो आपके क्वेश्चन में गिवन है। ये दो इंफॉर्मेशन जो है आपको क्वेश्चन में दिया गया है। अब आइए, आर एन है, एन की जगह हम लोग रख सकते हैं 3, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट का हमें फाइंड करना है। तो आर थ्री किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, आर नॉट। आर नॉट की वैल्यू क्या बच्चों 0.529 यूनिट क्या है एंगस्ट्रॉम। एन स्क्वायर की जगह आप लिखोगे 3 है, 3 का स्क्वायर इज, मैं लिखता हूं 3 का स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। क्या हो गया भाई, कहां मच्छर बैठा है, मच्छर बच्चे बहुत। ये क्या हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। फिर से कहां मच्छर बैठा हो भाई यार, कहां से जो है ये मच्छर बैठ जा रही, जिसका सी है चल नहीं रहा है, मच्छर तो मुझे परेशान कर देते सब। आइए एंगस्ट्रॉम, चलिए चल गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, नाउ दिस इज इक्वल टू 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर इज 9। आइए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, ये ए आएगा आपका 4.761 एंगस्ट्रॉम। तो जो बोहर्स थर्ड ऑर्बिट का जो रेडियस होगा बच्चों, वो क्या आने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी 4.761 एंगस्ट्रॉम। 4.761, अरे यार क्या हो रहा है ये 4.761। ओह अरे भाई साहब, मैं तो पागल हो जाऊंगा। इस तरीके से अगर ये काम करेगा मैं तो पागल हो जाऊंगा। पर चलो आंसर जो है ये रहा। चलो जल्दी से नोट कर लो इसको, फिर चलते हम लोग अगले सवाल की ओर। आइए, तो अगर ये सवाल आप लोग से हो गया है तो अब बढ़ते हैं बच्चों अपने आज के अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल जो है फटाक से आप लोग उसको पेन डाउन कर ले। अगला सवाल ये है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड बोहर ऑर्बिट, इन द सेकेंड बोहर्स ऑर्बिट। ठीक है, सेकेंड बोहर्स ऑर्बिट ऑफ एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम, ऑफ एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम। ठीक है, और जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्बिट पे लिखा है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट इज, कितना दिया बच्चों, -2.18 इंटू 10 टू द पावर -11 अर्ग। ठीक है, चलिए इस सवाल को जल्दी से कर दीजिए दोस्तों।
इस सवाल को जल्दी से कर दीजिए दोस्तों। आइए, क्या इसमें कोई दिक्कत है? आओ चलो देखते हैं क्या पूछा। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोहर ऑर्बिट। इन द सेकंड बोहर ऑर्बिट, यानी यहां पे गिवन क्या क्या बच्चों आप लोग को? गिवन अगर ध्यान से देखोगे तो आपको दिया हुआ है E1 की वैल्यू दी हुई है। E1 को बेसिकली हम लोग E0 मानते हैं, ठीक है। E0 जो कि भैया पहले ऑर्बिट की एनर्जी है, तो उसको E0 बोल दे रहे हैं। E0 आपका क्या हो जाएगा बच्चों? E0 आपका दिया हुआ है -2.18 इंटू 10 टू द पावर -11 अर्ग, ठीक है। और क्या दिया हुआ है आप लोग को? आप लोग को सेकंड बोहर ऑर्बिट यानी n की वैल्यू आप लोग को दी हुई है 2। क्लियर है? आइए चलिए, अगर हम फॉर्मूले को याद करें तो भैया अगर हमें En फाइंड आउट करना है तो ये आपका क्या होता है? E0 इंटू, ये आपका होता है E0 इंटू होता है भैया आपका Z² और अपॉन में होता है N²। यहाँ पर देखिए एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ हाइड्रोजन एटम है, यानी कि जो Z की वैल्यू है वो यहाँ पर दी हुई है 1। यहाँ पर पुट करते हैं, क्या मिलेगा हमें? अगर हम E2 निकालना है, E2 हो जाएगा आपका -2.18 इंटू 10 टू द पावर -11, ये है आपका अर्ग है, इंटू Z आपका क्या है? 1 का स्क्वायर है, अपॉन N क्या है आपका? 2 का स्क्वायर है। अब देखते हैं, -2.18 इंटू 10 टू द पावर -11 अपॉन 4। क्लियर है? इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा बच्चों? ये आएगा आपका -0.545 इंटू 10 टू द पावर -11 अर्ग, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों -5.45 इंटू 10 टू द पावर -12 अर्ग। क्लियर है दोस्त? क्लियर है? लिख लीजिएगा। और आप सभी लोग मुझे कमेंट में ये बताएं कि ये नेगेटिव साइन क्यों यहां एनर्जी में आता है। मैं ये आप लोग को पहले भी बता चुका हूं, इसको आप लोग जल्दी से नोट कर ले और कमेंट में जरूर से मुझे बताएं। हो गया? आइए चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते भैया। अगला सवाल ये है कि बोहर्स थ्योरी is applicable for which of the following set। ठीक है, किस सेट के लिए जो बोहर थ्योरी जो है एप्लीकेबल है? आइए बच्चों देखते हैं। पहला क्या बच्चा? पहला आपका H प्लस Li2 प्लस He प्लस एंड Be3 प्लस। दूसरा सेट क्या बच्चों आपका? दूसरा है H प्लस Li प्लस He प्लस एंड Be प्लस। तीसरा सेट क्या है बाबू? हाइड्रोजन हीलियम प्लस लिथियम 2 प्लस एंड बेरिलियम 3 प्लस। एंड चौथा क्या है? फॉर ऑल दी अबव फोटा। ठीक है दोस्त, इन चारों में से क्या ऑप्शन होगा जल्दी से बताएं। इन चारों में से क्या ऑप्शन होगा बच्चा? जल्दी से बताएं। क्या आप लोग को आ रहा है? आइए चलिए देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि बोहर थ्योरी एप्लीकेबल किनके 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 लिए है, तो आपको देखना पड़ेगा यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। आपको क्या देखना पड़ेगा? यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, यानी ऐसा सिस्टम या फिर ऐसी स्पीशीज जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, वही आपका जो है स्पीशीज होगा जिसपे बोहर थ्योरी एप्लीकेबल हो सकती है। तो आइए अगर यहां पर मैं बात करूं तो अगर पहला केस देखें तो यहां पर माइक गिर गया, सो सॉरी, जस्ट गिव मी अ मिनट। माइक गिर गया, माइक का वो क्या हो गया एडाप्टर, जस्ट वन सेक। माइक का इशू हो गया यार। वैसे ऐसे छोटी छोटी बातें तो हो ही जाती हैं। हाँ ये चलिए, होप करता हूँ आवाज सही से आ रही होगी, ऐसा ना हो कि माइक ही खराब हो जाए, पर ऐसा हुआ नहीं है।
ओके आ चलो H प्लस में देखते हैं। सबसे पहले H प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0 इलेक्ट्रॉन है। तो H प्लस में अगर 0 इलेक्ट्रॉन है तो इस पूरे सेट को हमें देखने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि हमें कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ही चाहिए। यहां पर भी H प्लस है, यानी यहां पर भी ये सेट हमारा नहीं होगा। यहां पर H है, चलो कोई बात नहीं, H तो हमारा फॉलो कर रहा है। He प्लस देखो, हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, एक निकल गया एक बचा है, फॉलो करेगा। लिथियम, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन, 2 निकल गया एक बचा है, फॉलो करेगा। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन, 3 निकल गया एक बचा है, फॉलो करेगा। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तीसरा वाला हो जाएगा। काफी बेसिक सा सवाल था, पर ये आप लोग को जरूर से आना चाहिए। क्लियर है? चलो बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बढ़ते बच्चों अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल जो मैं आप लोग के लिए निकालता हूं, अच्छा सवाल। चलिए एक बहुत ही प्यारा सवाल है, ये क्वेश्चन लिख लो आप सभी। तो द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ H एटम इज -13.6 eV। ठीक है, सॉरी माइनस नहीं ना होगा, यहाँ पर माइनस नहीं होगा, इस 13.6 eV। ओके, तो what will be ionization energy for He plus and Li2 plus। चलो दोस्तों सवाल आप लोग को दे दिया गया है, फटाक से इसको करने की कोशिश करें जल्दी दोस्तों। चलिए दोस्तों हो गया। आइए ये सवाल पहले मैं आप लोग को थोड़ा समझा देता हूं कि सवाल को करना कैसे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों, यहां पर एक टर्म लिखा हुआ है आयोनाइजेशन एनर्जी की। तो बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है? तो बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जो रिक्वायर्ड होता है सबसे बाहरी वाले शेल से जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए। फिर ऐसा कर द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट द लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन गैसियस आइसोलेटेड एटम। यानी कि गैसियस आइसोलेटेड एटम है, उसके सबसे बाहरी सेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लग रही है वही हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। समझ गए? आओ देखते हैं। अब अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी को यहां इस टर्म में बताऊं, तो अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो किसके बराबर होगी? जैसे हमारा ये अगर न्यूक्लियस है तो इसके बाद ये शेल है, ऐसे करके शेल होगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि यहां से इस इलेक्ट्रॉन को इस जो सबसे आउटर मोस्ट वाली शेल है उससे बाहर कर देना, उसके बाहर निकाल देना, यही ना। तो अगर हम देखेंगे इसमें एनर्जी का चेंज क्या होगा, तो एनर्जी अगर मैं चेंज की बात करूं, आयोनाइजेशन एनर्जी किसके बराबर होगी? तो भैया जो सबसे बाहरी शेल है उसकी एनर्जी, ई इनफाइनाइट की एनर्जी माइनस ई एन की एनर्जी जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन है इस समय। तो अगर ध्यान से देखोगे तो जो ई एन होता है बच्चों, ये ई एन ये तो आपका क्या होता है? नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव होता है, खुद ही नेगेटिव होता है। यहां से जो आयोनाइजेशन एनर्जी आएगा वो कितना आएगा? ई इनफाइनाइट माइनस प्लस ई एन। तो ई इनफाइनाइट आपका कितना होता है? ई इनफाइनाइट बच्चों आप लोग का 0 होता है सबसे बाहर, सबसे आउटर मोस्ट शेल में जब एन बराबर इंफिनिटी हो जाए उस समय एनर्जी क्या होती है? इंफिनिटी होती है। इसका मतलब यहाँ सॉरी एनर्जी क्या होती है? 0 होती है। एनर्जी क्या होती है? 0 होती है। इससे एनर्जी हम कैसे लिखते हैं? एनर्जी बराबर मान आपका जो भी हो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो एन अगर आपका इन्फिनिटी होगा तो ओवरऑल आपकी ई इन्फिनिटी क्या हो जाएगी? ई इन्फिनिटी आपकी 0 हो जाएगी। जब एन आपका बराबर इन्फिनिटी होगा तो आपका ई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू तो 0 है और ये यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, यानी ई एन के बराबर हो गया। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो सीधे आप एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही कह सकते हो पॉजिटिव टर्म्स में। ठीक है, पॉजिटिव टर्म्स में। ठीक है, यानी कि उसका बस उसका जो साइन है वो जस्ट चेंज हो चुका है। अब ध्यान से अगर मैं यहां देखूं तो एनर्जी ऑफ एच एटम इतना दिया हुआ है, तो अगर हम ई को लिखे तो ई क्या होता है बच्चों? ई होता है -13.6, ई होता है आपका 13.6। क्यों? क्योंकि यहां पर मैंने माइनस साइन को हटा दिया। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी लिखना था ना, तो आयोनाइजेशन एनर्जी लिख देते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है ना? आइए अब किसकी बात करनी है? He प्लस की। तो
He+ के लिए फॉर He+ के क्या भैया, z बराबर 2 है और n बराबर क्या बच्चों, n भी आपका होगा 2। क्या इसमें कोई दिक्कत, n भी आपका क्या होगा 2, क्योंकि हीलियम है ना 1:2, n आपका क्या होगा, n आपका 1 ही होगा। आइए तो ऐसा अगर मैं आयनोस्फीयर एनर्जी फाइंड आउट करूं तो क्या होगा, 13.6 इंटू z है आपका 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 1, यानी कि कहना 13 चौक 52, यानी ये आपका आ जाएगा कुछ 54.4 eV। कितना आ जाएगा आपका 54.4 eV। ठीक है, तो आयनोस्फीयर एनर्जी फॉर जो आपका ये हीलियम है वो इतना आएगा। दूसरा क्या बच्चों, दूसरा है आपका Li2+। तो अब बात कर लेते हैं फॉर Li2+, आयनोस्फीयर एनर्जी किसके लिए, Li2+ की क्या होगी भैया, 13.6 इंटू z स्क्वायर Li का कितना है, Li2+ का z क्या होगा, z बराबर आपका हो जाएगा बच्चों 3 और n आपका क्या हो जाएगा 2, क्योंकि सबसे जो है आपके क्या बोलते हैं, सॉरी एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, तो किससे पाया जाएगा, वो तो आपके n बराबर 1 में पाया जा रहा होगा ना, क्यों नहीं होगा, n बराबर 1 ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 z स्क्वायर 3 का स्क्वायर इज 9 अपॉन 1 का स्क्वायर इज 1, तो ये क्या हो जाएगा -13.6 इंटू 9 और ये कितना आ जाएगा 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, तो मेरे ख्याल से दोस्तों अभी तक मैंने जितने भी सवाल करे आप लोग को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगली वीडियो में मैं मिलता हूं जहां पर मैं आप लोग से वेलोसिटी की बात करूंगा, वेलोसिटी के बाद जो जो लिमिटेशंस है बोहर ऑर्बिटल की उसकी बात करूंगा। ठीक है, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने लेक्चर में और हम लोग फिर बात करेंगे बच्चों, जो हमारा ये बोहर मॉडल है वो खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग बात करेंगे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन दोनों को जो है कंप्लीट करा दूं आप सभी लोगों के। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और थोड़ा सा बस अभी मैनेज करिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ही जल्दी मेरे जो असाइनमेंट्स है वो खत्म होने वाले हैं और फैब से मैं काफी हद तक फ्री हो जाऊंगा, तो फिर मैं आप लोग को ऐसे ही जो है प्रॉपर जो है वीडियो, लंबी लंबी वीडियो जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों अभी तक बने रहने के लिए, मिलते हैं आप लोग से, गुड नाइट।